चलिए जी, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। गुडविल वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो आज उसकी हम नोटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले बुक में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार के लिए पिछला रिवाइज करते हैं। था क्या, गुडविल कैलकुलेट करनी होती है हमें। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी गुडविल के केस में कि गुडविल कब कब कैलकुलेट करते हैं। एक केस आपके पास ये था गुडविल का, जब हम बिजनेस परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो देता कौन है गुडविल के पैसे? परचेजर। जो बायर है वो देगा सेलर को। उसके अलावा मैंने कुछ केसेस आपको बताए थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है, ये वाला रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो इसमें क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले केसेस में? किसी ने उस चेयर पे पीछे शिफ्ट होना है तो वहां भी हो सकते हो, यहाँ बैठने देख लो जैसे आपको ठीक लगे। क्या चीज? मैं आगे आ जाऊंगा ना सबसे। उसका पेट थोड़ा वो है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी चेंजेस हो रही हो ना, तो चेंजेस को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस को क्या बोला जाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशंस क्या क्या हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक मतलब होता है कि जैसे कि कोई पार्टनरशिप फर्म थी, नया पार्टनर एडमिशन ले गया, तो मतलब देखा जाए चेंज हो गया ना बिजनेस में, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। देखो और क्या होता है, बिजनेस की अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो, जैसे कि दो पार्टनर्स थे 1:1 रेशियो में। अब मेरे को बताना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं। देखना, दो पार्टनर थे बिजनेस में, ए और बी, उनकी रेशियो थी 1:2। उन्होंने ना आपसी एग्रीमेंट बना लिया। 1:2 को मैं क्या बोल सकता हूँ वैसे? 50-50। 1:1 रेशियो है तो उसका मतलब क्या होता है? 50% ए का, 50% बी का ना। अब उन्होंने ना क्या किया, आपस में एग्रीमेंट किया कि हम एक काम करेंगे। पास्ट में तो हम 1:1 रेशियो बांट रहे थे, अब आने वाले फ्यूचर में आज से हम क्या करेंगे, रेशियो ना 3:1 कर लेंगे। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुई या ना हुई? ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में जो भी चेंजेस हो रही हो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। पास्ट में उनको हिस्सा मिल रहा था 50-50%, फ्यूचर में कैसे मिलेगा? 3:1। 75। तो देखा जाए तो 75% मिलेगा ए को और बी को 25%। तो मतलब उनका जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो उसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एग्जाम का ये क्वेश्चन है जी। ऊपर मैंने वैसे हेडिंग में लिखवा दिया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें से ये भी पूछा गया था एक बार, 1 नंबर का, कि वेदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, वेदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और नोट। द आंसर इज यस। उसके बाद एडमिशन हो रहा है, पहले दो पार्टनर से अब तीसरा आ गया, तो देखा जाए बिजनेस में चेंज हो गया ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिटायरमेंट होगी, 3 पार्टनर्स थे, एक रिटायर होके चला गया, कहता बस अब मैंने और काम नहीं करना, मैंने बिजनेस में जितना पैसा लगाया हुआ था ना वो सारा पैसा मुझे दे दो। तो पहले 3 पार्टनर थे, एक टाटा बाय बाय करके चला गया, अब कितने बच गए बिजनेस में? पहले 3 थे तो एक चला गया, बाकी कितने बच गए? 2। तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये तो गया, वापस भी नहीं आ सकता, ये तो सीधा परलोक सिधार गया, तो ये तो है ही है रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहले 4 पार्टनर्स थे, एक की मृत्यु हो गई, तो बाकी कितने बच गए? 3। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक पार्टनर एक मिनट। और लास्ट आपके पास है एमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। एमलगामेशन का मतलब लिखो, जिसके पास बुक है पढ़ी। एमलगामेशन का मतलब होता है जॉइंट। जॉइंट यानी कि दो बिजनेस थे, दोनों मिल गए, एमलगामेट हो गए। जैसे कि एक बिजनेस था रिलायंस, एक था टाटा। एक बिजनेस था रिलायंस, एक बिजनेस था टाटा, इन दोनों ने ना इकट्ठे मिलके एक ही बिजनेस खोल लिया, रिलायंस एंड टाटा कंपनी। तो इसको बोलते हैं एमलगामेट हो जाना। तो अगर दो पार्टनरशिप फर्म आपस में टूट के उसको एक कंबाइंड बना लेते हैं, तो भी देखा जाए दोनों पार्टनरशिप फर्म तो चेंज हो गई ना, तो इसको भी बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के 5 केसेस हैं, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद करते हैं। सबसे पहला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एमलगामेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म इनटू वन। एक बार फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या केसेस हैं? पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एमलगमेशन। रिटायरमेंट और डेथ तो देखा जाए बिल्कुल सिमिलर हो गया ना, तो इस बुक में जो आपका चैप्टर है ना वो भी एक ही है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन का एक अलग चैप्टर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये वाला जो है ना ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, ये अलग है। थर्ड और फोर्थ को इकट्ठा चैप्टर है, और जो एमलगमेशन वाला है वो आपको बीकॉम में आएगा, +2 में नहीं है। रजत सुना सकते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने केसेस किए हैं अभी हमने? 5। फर्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल आप? ओके, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ पार्टनर नहीं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मरा हुआ पार्टनर का भी पार्टनर नहीं होता। हाँ हाँ, एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये होता। हाँ जी हाँ जी, अब पूछो। अगर एक पार्टनर लेफ्ट कर गया, ठीक है, और थोड़ा टाइम बाद कहता है मैंने वापस आना है, ठीक है, फिर तो जब वो उसको लेफ्ट कर, पार्टनर ही माना जाएगा हाँ या न्यू पार्टनर। थर्ड? देखो इसमें दो दो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन हुई है, 2 बार रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब वो पहले लेफ्ट करके गया, लेफ्ट करने को अकाउंट्स में बोलते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि 60 साल की एज हो गई, रिटायरमेंट का मतलब होता है हाँ, तब भी न्यू पार्टनर। जिस दिन लेफ्ट किया वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का दिन माना जाएगा। समझ लो वो 3 दिन के बाद वापस आ गया तो रिकॉन्स्टिट्यूशन दोबारा मानी जाएगी। फिर बाकी हाँ डिसएग्री कर सकते हैं अभी, अब नहीं तेरे को लेंगे। हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, वो कर सकते हैं, वो सब कुछ अलाउड होता है, वो बिजनेस पार्टनर्स की अपनी मर्जी होती है। अब इसके बाद देखो गुडविल की मीनिंग देखो क्या है। वैसे ना पेपर में कई बार आता है ये गुडविल का ना मीनिंग। अब गुडविल का मीनिंग आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है। देखो गुडविल मीन्स अ गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड बाय द फर्म थ्रू आउट द हार्ड वर्क और ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। कह रहे हैं गुडविल का मतलब क्या है, आपने अच्छी रेपुटेशन बनाई अपनी मेहनत से, ये सब चीजें। ठीक है, अपने आप पढ़ लेना जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ गुडविल। देखना पेज नंबर 3.4 निकालना, बुक्स हैं आप लोगों के पास। पेज नंबर 3.4 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला कैरेक्टरिस्टिक्स। देखना किस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ रहे हो। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम गुडविल के, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं गुडविल के। तो सबसे पहला है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग कशिश इधर छोड़ दो। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। हमने कल वाले एग्जांपल में देखा था ना, 70 लाख वाली पूरा बिजनेस कितने में बिक रहा था? 95 लाख में। तो उस 25 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट को हम गुडविल बोल रहे थे ना। तो आपने इस 25 लाख को देखा जाए तो मेजर किया ना, मेजर का मतलब होता है कैलकुलेट किया ना, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब आपने 25 लाख रुपए इसलिए फालतू दिए ताकि आपको कल को बिजनेस में प्रॉफिट होने शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि चला चलाया बिजनेस खरीद लिया। तो ये पेपर में क्वेश्चन एग्जाम का है जी, लिख लो ई। जो गुडविल है वो क्या है? बिजनेस की एसेट है। द आंसर इज यस। टेंजिबल या इंटेंजिबल? इंटेंजिबल, क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते। उसके बाद है इट्स अ वैल्यूएबल एसेट्स। वैल्यूएबल एसेट्स का मतलब होता है कि एसेट्स की वैल्यू है। लिखो फॉर एग्जांपल 25 लाख इन ट्यूशन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 25 लाख रुपए इन ट्यूशन एग्जाम्पल। ट्यूशन में हमने 25 लाख रुपए ली थी ना गुडविल। 70 लाख वाला बिजनेस 95 में बिका था। तो वैल्यूएबल का मतलब होता है आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड है इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट। जैसे आपने गुडविल के पैसे दिए, अब आप अच्छे से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। थ्योरेटिकल पॉइंट है। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? चेंज होना। ठीक है, तो कहते हैं गुडविल की वैल्यू ना कोई फिक्स नहीं है, कोई रूल नहीं बना हुआ, अलग अलग मेथड्स बने हुए हैं। अगर आपका कल को बिजनेस अनेजा स्वीट जो आपने खरीदी थी, आप उसको अच्छे से कैरी ना कर पाए, अच्छे से ना चला पाए, तो उसकी तो वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। फिर थोड़ी ना 25 लाख की आपको गुडविल मिलेगी, फिर तो गुडविल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है। तो गुडविल की वैल्यू क्या होती है? फ्लक्चुएट होती रहती है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसको लिखो जी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है ये भी। फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं गुडविल की वैल्यू आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपने पूरा बिजनेस बेचा हो। मैं अनेजा स्वीट्स के पास गया, मैंने उसको बोला कि 2 किलो मिठाई दे दे। मैंने उसको बोला 2 किलो मिठाई दे दे, और 2 किलो मिठाई के साथ एक काम कर, एक फ्रिज भी दे दे। पैसों का, फ्री का नहीं। तो मतलब मैंने कुछ एसेट्स खरीदी उसकी, कुछ स्टॉक खरीदा, यानी कि गुड्स।
तब आप गुडविल की वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं करते। गुडविल की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट होती है ओवरऑल बिजनेस वाइज। जब 50% बिजनेस चाहे 50% भी फिर भी नहीं होगी। नहीं, क्योंकि देखा जाए पता है क्या है, अगर 50% है तो उसका रीजन है कि आधी गुडविल वो उसको मिल जाएगी, आधी गुडविल ये। अब ये तो नहीं कहेगा ना अनेजा स्वीट्स का अन्न ले जा जा इधर रहने दे, समझ रहे हो? तो बिजनेस कभी भी आधे नहीं बिकते, या तो पूरा बिकेगा या तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर एंटायर बिजनेस सेल किया जाता है ना तो गुडविल कैलकुलेट होती है, अगर 50% गुड बिजनेस बेचोगे तब भी नहीं। और लास्ट पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल, दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू मे बी फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजिंग दिस इज। और इसके साथ में लिखो ब्रैकेट में वेरियस methods for calculating the goodwill exist in the market। बहुत सारे तरह के मेथड्स होते हैं, जो मर्जी आप मेथड लगा लो तो उससे गुडविल की वैल्यू अलग अलग निकलती है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि गुडविल की वैल्यू सेम आएगी। अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड के हिसाब से अलग अलग गुडविल निकल आई। अब जैसे सोच लो अनेजा स्वीट्स बिक रही है, ठीक है, लोकेश समझ लो उसमें अकाउंटेंट बैठा है, मतलब बीच का एक मीडियोकर पर्सन बैठा है जो दो पार्टीज की सुलानामा करा रहा है। अनेजा वाले ने बोला पिछले साल ना हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ था, इसके बेस पे मैं गुडविल निकालूंगा। मैंने बोला कि आप पिछले 3 सालों की एवरेज के हिसाब से निकालो, किसी में भी बात नहीं बन रही थी। तो मतलब लोकेश कहता नहीं जी, पिछले साल में जितना प्रॉफिट था ना, क्योंकि पिछला साल क्या था, सबसे रिसेंट ईयर था ना, तो आने वाले फ्यूचर में भी वैसा ट्रेंड चलेगा। तो लोकेश ने बोला पिछले साल के हिसाब से ही गुडविल कैलकुलेट होगी। मैं नहीं माना, फिर मैंने किसको बुलाया, मैंने दर्पण को बुलाया। दर्पण था भूला भुलाया बंदा, वो कहता दिन में ना मेरे को पिछला साल याद रहता है ना मेरे को उससे पिछला साल। एक काम करो, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, उसके हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने किसी और को बुलाया, उसने कहा कि जो सबसे लोएस्ट प्रॉफिट होगा ना पिछले 10 साल का, उसके हिसाब से गुडविल निकलेगी। तो मतलब जो गुडविल के मेथड्स है मार्केट में अलग अलग है, कोई फिक्स मेथड नहीं है, तो गुडविल की वैल्यू भी अलग अलग होगी। हाँ, राउंड टेबल डील, परचेजर और सेलर जिस बात पे एग्री कर गए वहां से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो, कोई फिक्स एंड हार्ड रूल कुछ नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। अब पेपर में एमसीक्यू देखो कैसे आया था इसी क्वेश्चन का, कैरेक्टरिस्टिक्स का 4 ऑप्शन डाल दिए, कहते विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। उसमें से 3 तो इन्होंने इनमें से 6 में से कोई उठा के डाल दिए, चौथा कुछ बाहर से डाल दिया, तो वो वाला जो था वो आपका आंसर था। तो इसलिए आपको ये 6 एग्जैक्ट याद करने पड़ेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्पफुल है, फ्लक्चुएट होता रहता है। 4th और 6th पॉइंट देखो सिमिलर है, 4th और 6th वो कह रहे हैं फ्लक्चुएट होता रहता है, और ये कह रहे हैं कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। बात तो सेम ही हो गई ना, फ्लक्चुएट होना यानी कि वैल्यू अलग। हाँ, और 5th पॉइंट क्या था, अगर एंटायर बिजनेस सेल करोगे तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस अब इसके बाद आप लोग आओ कॉपी पे, अब आपके नोट्स स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं, बुक बंद नहीं करनी, यहाँ रखा तो साइड पे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देना दर्पण। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा, हेडिंग बीच में है पड़ी, ठीक है। डेफिनेशन सबसे पहला टॉपिक, सीधा वही टॉपिक लिखवा रहा हूँ जो पेपर में आ चुके हैं और आने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ गुडविल, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ गुडविल, सबसे पहले मैं यहाँ पे ई डाल दूंगा। एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5-10 बार पूछा गया यही क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ गुडविल। कभी 1 नंबर में, कभी 2 में, कभी 3 में भी है नहीं वैसे 3 का, इसकी जो वर्थ है वो 2 नंबर में है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, याद है दूसरी क्या बताई थी परसों, परचेज्ड गुडविल,
जनरेशन भी है। हाँ, ये डिफरेंस हो गया देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। इसका पॉइंट नंबर 1, इट इज internally generated goodwill for owner's own purpose. It is internally generated goodwill for owner's own purpose. मतलब ये ओनर वैसे ही कैलकुलेट करना चाहता था कि देखे तो सही, अगर मैं अपना बिजनेस बेचूं चला चला तो मेरे बिजनेस की गुडविल क्या बन रही है, तो उसने अपने आप ही खुद ही कैलकुलेट कर ली। अच्छा, परचेज्ड गुडविल आपको देखो मैंने इंटरनल सेल्फ जनरेटेड का लिखवा दिया, परचेज्ड गुडविल की लाइन क्या बनेगी? It is purchased by any. अच्छा, कोई और? It is external. इट इज एक्सटर्नल, चलो ये भी हो सकता है। Externally generated goodwill for owners on purpose. नहीं, इसको कॉपी पेस्ट मत करो, मतलब इसकी For तरह outsiders. थोड़ा सा कुछ और। चलो, Purchaser. इट इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, अब तो बोल सकते हो, At the time of sale. हाँ, एट द टाइम ऑफ सेल परचेज ऑफ होल बिजनेस। और इसी के साथ ही है, और यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिख दिया ना, ये भी नंबर 1 नहीं तो हुआ। और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी कर्सिव हो चुकी है राइटिंग, तो आप देख लेना, ठीक है? दर्पण समझ आ जाएगी, थोड़ा जल्दी लिखे यार। और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या तो बिजनेस को सेल परचेज करते हुए हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, या रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के कितने केसेस थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिया कह रही है 2, 6 भी गलत है, 5 केसेस थे, रजत इज राइट। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल के कितने पॉइंट्स थे? करेक्टरिस्टिक्स के 6 पॉइंट्स थे, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के 5 थे। पहला क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगामेशन। क्या होता है? एमलगामेशन, एमलगामेशन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में है ट्रीटमेंट। इट इज नेवर, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था ना टेस्ट का, दूसरा क्वेश्चन ये वाला डाला मैंने 1 नंबर का। सारे बता दो फिर। हाँ ठीक है, सारे बता दूंगा मैं, ठीक है? तो दूसरा भी बताया, बाकी सारे के लिए जितना टाइम लगता चला जाएगा बताता चला जाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला पेपर में, इट इज नेवर रिकॉर्डेड। इसका टेस्ट थोड़ी है। फिर बोला करो ना, हाँ मतलब डालूंगा मैं, चलो ठीक है। इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। नहीं, मैं खुद ही पागल बन गया था एक्चुअली ना, अगला टेस्ट जो मैंने तैयार करना शुरू किया उसमें डाल दिया था तो मैं गलती से, हाँ हाँ यार, यार नवंबर में पेपर है, मैं नहीं जागूंगा तो कौन जागेगा? मेरे साथ साथ मुझे देख के आप लोगों ने भी तो फिर जागना है। अगर नवंबर में ये चैप्टर ही ना आया, कितने मार्क्स के? हाँ भैया कह रहे हैं बहुत सारे कट होंगे। हाँ पीछे वाले होंगे ना, ये तो स्टार्टिंग है, ये वाली पूरी बुक आएगी, ये वाली, पता नहीं यार कट होएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये वाली पूरी बुक आएगी। इस पूरी बुक में से 2 या 3 टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन से नहीं आए थे। वो भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल कट हुए थे ना, वही के वही कट होने वाले हैं। इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। इट विल बी recorded in balance sheet in asset side।
बताओ इसको एसेट साइड क्यों रिकॉर्ड करके आ रहे हैं? आप अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए थे। क्योंकि Goodwill तो मतलब asset ही परचेज की तो उसकी एसेट ही होगी, वैल्यूएबल एसेट है। हाँ हाँ, बिकॉज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, क्योंकि पैसा खर्च किया ना, इसी पैसों से ही तो मैंने आगे पैसा कमाना है। तो जिस चीज से हमने पैसा कमाना होता है, जो इनकम जनरेट करवाते हैं, तो उसी को बोलते हैं बिकॉज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। बुक देना दर्पण। एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, पता नहीं मैंने पहले बताई है कि नहीं। ये ई का मतलब क्या है? एग्जाम। अब यहाँ पे मैं ई की पावर 5 डाल रहा हूँ, मतलब 5 बार तो पेपर में कम से कम आया ही हुआ है। ठीक है, तो आगे से ना मैंने ऐसे रेज कर देना ताकि आपको ना उसी टाइम ही टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आ सके। पॉइंट नंबर 3, एज पर AS 26 +1 में वर्ड आया था ये वाला AS। AS की फुल फॉर्म किसी को याद है? AS पेपर में भी आया था स्कॉलर्स वालों को। AS की फुल फॉर्म, ये AS आया था पेपर में, कुछ आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। AS की फुल AS, चलो AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एज पर AS 26, एज पर AS 26, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है रूल्स। तो 30-35 तरह के ना रूल्स बने हुए हैं। चलो जी, महक जी बताओ, अर्श क्यों नहीं आई? उनकी साइड बहुत पानी है। अब ठीक, किसी और का? यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और आप वहां पे चलो अब सुनो जल्दी से, AS क्या होता है? AS की फुल फॉर्म क्या बताई है मैंने? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है अकाउंटिंग के रूल्स। तो टोटल ना 30-35 तरह के रूल्स हैं, तो उसको नेम दे दिया है AS1, AS2, AS3, AS4। तो AS 26 जो है ना, वो उस AS 26 का नाम होता है इंटेंजिबल एसेट्स। एज पर AS 26 इंटेंजिबल एसेट, ये इसका नेम है, पेपर में आ सकता है। एज पर AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स। Amount is not paid to anybody, that's why self generated goodwill is not recorded. रिकॉर्डेड। AS 26 के अकॉर्डिंग ना हम किसी को पेमेंट देते ही नहीं है। यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है? मैंने अपने बिजनेस की खुद ही वैल्यू निकाल ली कि मेरा बिजनेस ना 70 लाख का है, लेकिन 80 लाख में तो बिक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरानी दुकान है। तो 10 लाख की गुडविल मैंने खुद निकाल ली ना अपने पर्पस के लिए। मैंने कौन सा किसी को पैसे दिए? तो जब तक किसी को पैसे नहीं देते तब तक उसको रिकॉर्ड भी नहीं करते। यहाँ पे हेयर गुडविल अमाउंट, हेयर गुडविल अमाउंट is paid by whom? Paid by whom? Buyer. Here goodwill amount is paid by buyer, that's why goodwill will be recorded or not? जब पैसे देंगे तो गुडविल रिकॉर्ड होगी, that's why goodwill will be recorded in buyer's balance sheet.
ये मैंने आपको 3 नंबर के हिसाब से ना आंसर लिखवा दिए, बुक में से चाहे ना पढ़ना चाहे यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिखवाया है। जो हमारे प्राइवेट स्कूल में ना आपके पेपर आपके देखो अभी ना कुछ फिक्स नहीं है। हाँ जी, कह रहे हो अगस्त में होता है चंडीगढ़ में शायद आज से शुरू हो गए हैं ना 19th, वो कह रहा है राज की जो भी है। हो गया था हमारे स्कूल में तो बहुत चलो टॉपिक नंबर 1 हो गया हमारा। टॉपिक नंबर 1 हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल। टॉपिक नंबर 2 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यही है मेन टॉपिक ना इस चैप्टर का, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ। हाँ जी, पिछला क्यों लिखा? मैंने कहा मेन टॉपिक है, ये नहीं कहा कि वो टॉपिक था ही नहीं। मेन करना चाहिए ना। नहीं नहीं, अगर मेन करना है तो बहुत सारी ट्यूशन है पड़ी अपन, इधर तो सारा कुछ करना है। मेरे को कौन सा सिर्फ 33 नंबर दिलवाने हैं। हाँ तो बाकी 28 वाले नहीं है ना मेरे भाई। लेता था इसलिए कि करा लेता है तो सर्च करा के देखो एकदम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखो जी। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड। नंबर 2 वेटेड एवरेज मेथड। ये लो जी। और मेथड नंबर 2 होता है, टोटल 3 तरह के मेथड्स होते हैं, पहले और तीसरे के 2-2 सब पार्ट्स होंगे, तो कुल मिला के आप इसको 5 बोल सकते हो, लेकिन कैटेगरी 3 से 3 से नहीं 3। वाओ व्हाट अंग्रेजी। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड पेपर में सबसे ज्यादा इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर में सबसे ज्यादा सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें एवरेज नहीं आता होगा। मतलब एवरेज के भी आते हैं, 60% सुपर प्रॉफिट के आते हैं, 35% एवरेज के, बचे खुचे 5% थर्ड वाले मेथड के। इसलिए थर्ड वाला मेथड जो है वो एक ही दिन में खत्म हो जाता है, बाकी ये 2 मेथड 2-2 3-3 दिनों में। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ पे मेरी बच्चों के साथ बड़ी लड़ाई होती है, सर जेड नहीं आता एस आता है, तो जो आपका मन करे आप वो लिख दो, ठीक है। कैपिटलाइजेशन में एस लिख लो चाहे जेड लिख लो। कैपिटलाइजेशन के भी 2, ऊपर वालों को मिला के बोल दिया बस इन्होंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ। अब अपने प्रेजेंटिव तो नहीं है हाँ मैंने इसलिए लिख दिया, ये जान के ही लिखा मैंने एस, कि लड़ने वाले बच्चों के साथ भी, मतलब दोनों पार्टियों के साथ मेरा समझौता हो सके। यहाँ तो लड़े इस एक साइड रोड़ी थे ऊपर से कुछ मैच होती है ना दोनों पासे कुट पे आ सकती है, फिर कुट खाऊ तो दोनों पासे खाऊ। ठीक है मैं आउट कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो जी, अब मेरे को ऊपर वाले मेथड्स के नाम से बताओ, दूसरे वाले मेथड का क्या नाम होगा, थर्ड के सेकंड का। हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज सुपर प्रॉफिट हाँ राहुल ने ठीक बोला, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड हेडिंग थी ना उसकी, वो तो उसके अंदर थे ना सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, तो बस उन दोनों के नाम को, पहले और दूसरे के नाम को इन्होंने थर्ड में कंबाइंड कर दिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हैं 3 आपके नेम। अब हम स्टार्ट करेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिख नहीं रहा।
सबसे दुखी हमारा लोकेश भाई। कौन सी वाली? अच्छा हाँ, सीरियसली। चलिए जी, पहला मेथड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोबारा से हेडिंग डालो बड़ी बड़ी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको कर दो डबल अंडरलाइन। इसके अंदर सबसे पहला सब पार्ट करने लगे हैं। देखना एवरेज प्रॉफिट का पहला सब पार्ट क्या था? सिंपल एवरेज मेथड। तो इसके क्वेश्चंस करने लगे हम, सिंपल एवरेज मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि ये वाले मेथड्स में हम कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं? गुडविल। प्रॉफिट नहीं, पूरा चैप्टर का नेम ही गुडविल है। प्रॉफिट की हेल्प से आप गुडविल कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना? सिंपल एवरेज मेथड। पिछले कुछ दिनों में लोकेश की एफिशिएंसी बढ़ने की। एसी ऑन करने करना है तो कर लो, कर लो। जाना वहां से प्लग ऑन करना। भाई आराम से यार, रहने दो, मैं उतार दूंगा, फिर उसके साथ खेलने लग जाओगे। चलो जी, सिंपल एवरेज मेथड में फॉर्मूला ऑफ गुडविल मेन आपको यही निकालना है। पेपर में आपके पास यही आएगा कि आप गुडविल कैलकुलेट करो। फॉर्मूला ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये हो गया आपका गुडविल का फॉर्मूला। इसको डिब्बे में पैक कर दो, और पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, पुराने रेफर से नहीं पैक करना। हाँ, इसके ऊपर फूल लगाओ, फॉइल पेपर लगाओ। हाँ, मतलब ये सोच रहा है कि लंच है, गर्म करके रखना है इसको। ओ भाई, खाना थोड़ी पैक करने हैं। भाई भूख लगवा दी सोच के, मतलब मन कर गया कि क्या पैक हो रहा होगा। हाँ, में डाल के दे देते हैं। बाल्टी दे दो भैया इसको। बाल्टी। इसकी इंग्लिश तो कमजोर है ही है, कान भी बजते हैं इसके। किसमें बचेगा? अच्छा, अब मेरे को बताओ, पिछली क्लास की देखते हैं किसको डिस्कशन याद है। एवरेज प्रॉफिट होते थे पास्ट ईयर के या फ्यूचर के, और नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट पास्ट के, पास्ट के। एवरेज प्रॉफिट हमेशा यार पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को आप लेते हो ना, उसकी कैलकुलेशन से आप कैलकुलेट करते हो, तो पास्ट ईयर्स प्रॉफिट होता है। लिखो इसको, पेज खत्म। पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट होते हैं। जो नंबर ऑफ ईयर नहीं होते थे, जो कहते थे कि आपस में पार्टीज 2 साल के लिए एग्री कर रही हैं या 3 साल के लिए, तो ये होते थे फ्यूचर के ईयर्स, कि तू मुझे कितने सालों का प्रॉफिट आज ही दे सकता है, फ्यूचर ईयर्स बेस्ड। तो एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर्स बेस्ड होते हैं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज होते हैं फ्यूचर ईयर परचेज। अब आगे आपने एक एरो यहां से ये निकालनी है, वेयर इसको आप डाल सकते हो नोट नंबर 1, वेयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जी कोई बोल सकता है? परसों में से डिस्कस कर लिया था। जितने टोटल, हाँ, टोटल, बिल्कुल उसके ऊपर, मतलब उसके नीचे। हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, टोटल सम ऑफ, वैसे टोटल का मतलब सम ही होता है, ठीक है, टोटल सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कई बार 4 सालों के प्रॉफिट क्वेश्चन में दिए होंगे तो चारों को ऐड करके डिवाइड 4 कर देना। कई बार 3 साल के दिए होंगे तो तीनों को प्लस करके डिवाइड 3 कर देना। नोट नंबर 2, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड विल बी गिवन इन क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, विल बी गिवन इन क्वेश्चन।
ये आपका सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला हो चुका है। अभी इसी का मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, फिर वेटेड एवरेज का। नहीं, एक काम करते हैं, एग्जांपल से पहले ना ठंडा नहीं है, इसमें भी नहीं है, स्टीम लगी। आज ठंडा पानी नहीं था। हेडिंग डालना ये बड़ी वाली की पॉइंट्स, की पॉइंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, की पॉइंट्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। यही सबसे डेंजरस पॉइंट है जो भी अपन करने वाले हैं। मतलब अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो की पॉइंट्स आने वाले हैं ना, पूरे चैप्टर के सबसे डेंजरस यही पॉइंट्स हैं। मुश्किल नहीं है। चलो जी, लोकेश से मैं फिर से एक उम्मीद रखूंगा। ये की पॉइंट्स बताने से पहले मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। अभी आप लोगों ने मुझे बताया सिंपल एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी किया है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स मैंने आपको लिखवा दिया है, क्वेश्चन में गिवन होंगे। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि अपने ना सिर्फ 2 सालों के ही प्रॉफिट दिए हुए हैं पिछले, ठीक है। पहले साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। अब ध्यान से देखना, कहानी यहां से शुरू हो रही है आप लोगों की। जिसको कल और परसों की क्लासेस नहीं समझ आएंगी, समझ लेना आप लोगों ने ये वाले 5-10 मिनट इन्वेस्ट नहीं किए। ये वाले 5-10 मिनट पूरी क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट हुआ 40,000 और दूसरे साल में प्रॉफिट था सेकेंड ईयर में, ये था प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में, ये था सेकेंड ईयर में 60,000। मैं तीसरे साल का प्रॉफिट भी ले रहा हूं, तीसरे साल का प्रॉफिट था थर्ड ईयर का, समझ लो 1 लाख रुपए। 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा मुझे बताओगे? 1 लाख गलत, 2 लाख अपॉन 3 इसको ना 1,10,000 कर रहा हूँ, वरना वो आ जाते, क्या बोलते हैं, पॉइंट्स आ जाते, डेसिमल्स आ जाते। तो टोटल हो गया 2,10,000। एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3, 70,000। भैया इसमें मुश्किल क्या था, है ना? पूरी क्लास की या पूरे चैप्टर की सबसे मुश्किल। जिंदगी इतनी आसान होती तो हम यहाँ पे बैठे की होते, लोकेश आगे की होता। बट लाइफ इज नॉट एज यू एक्सपेक्टेड ना। तो अब सुनो कि अब कहानी क्या आने वाली है। ये 3 प्रॉफिट आपको पता है किसने किसको दिए? ये 3 प्रॉफिट सेलर ने दिए थे बायर को, कि हम इन 3 प्रॉफिट्स की हेल्प से ना आने वाले ईयर्स की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। वो वाली गुडविल के पैसे तो मुझे दे दियो आज। लेकिन जब पहले साल का प्रॉफिट था ना 40,000, इसमें क्या था, इस प्रॉफिट में इंक्लूडिंग 10,000 पे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है, देखो 2 चीजें होती है लाइफ में, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। आपकी डेली रूटीन चल रही है उसको बोलते हो नॉर्मल। आज बारिश आ गई बहुत ज्यादा, एबनॉर्मल है, ठीक है। ये तो हो गया समझने वाइज। अब मेरा बिजनेस क्या क्या है, अब मुझे मेरी बात करो, मेरा बिजनेस क्या क्या है? ट्यूशन का ना, या फिर मेरा ऑफिस है तो रिटर्न्स फाइल करता हूं मैं। मुझे यहां से जो पैसा मिला था ना, ठीक है, तो वो था टोटल, मैंने एक साल में ना प्रॉफिट कमाया 40,000। लेकिन ना मेरे को ना एबनॉर्मल गेन हुआ। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है जो मैंने ट्यूशन से या ऑफिस से नहीं कमाया, समझ लो मैंने वो इंटरेस्ट कमाया। आप इंटरेस्ट बोल लो, आप कमीशन बोल लो, बिल्कुल ठीक है। अगर बीच में नहीं, 2 नंबर का नहीं, 2 नंबर का मैं सुनो सुनो सुनो, 2 नंबर का जो आप पैसा बोल रहे हो ना, कि अगर इसमें 2 नंबर का पैसा हुआ, 2 नंबर का पैसे का मतलब होता है वो आप सामने वाले को थोड़ी ना बताते हो। 2 नंबर का पैसा मतलब होता है जो आप हाइड कर रहे हो। तो जब आप यहाँ पे तो ये वो प्रॉफिट है। 40 में इंक्लूडेड नहीं बताएंगे उसको। 2 नंबर का पैसा किसी चीज में इंक्लूड नहीं होता, वो तो कच्चे का पैसा होता है। वो तो बंदा कभी दिखाता ही नहीं है, ना कभी बैंक में ना कभी गवर्नमेंट को। ये वो पैसा है जो आप बैंक में शो करते हो। ये वो 40,000 है जो बैंक में शो करते हो। कहानी सुन लो पहले इधर। अब इसके अंदर ना 10,000 रुपए पता है कौन से जुड़े हुए थे? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अब सोच के देखो,
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ना पूरे साल में बिजनेस में 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो हमें 10,000 को नहीं काउंट करेंगे। 40,000 ये मेरा कौन सा पैसा है, टोटल पैसा है, लेकिन आपको साथ में ना ये इन्फॉर्मेशन दी होगी। मैं आपको अपने साथ ही कोरिलेट करता हूँ इस एग्जाम्पल को। मैं हर महीने ना ये नोट डाउन करता होता हूँ कि मैंने ट्यूशन से कितना पैसा कमाया है और अपने ऑफिस से कितना कमाया। देखा जाए तो दोनों ही तो मेरे प्रोफेशन ही हो गए ना, मेरा काम ही यही है। तो मैं समझ लो ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मैंने पिछले साल में टोटल ट्यूशन से 40,000 रुपये कमाया, लेकिन उस 40,000 रुपये में से ना 10,000 रुपये वो था जो मुझे ना बैंक ने इंटरेस्ट दिया। अब आप मुझे बताओ, बैंक ने जो मुझे इंटरेस्ट दिया, क्या वो मेरा सच में प्रोफेशन था? मेरा प्रोफेशन क्या था? ट्यूशंस। तो ये पैसे क्यों मिले? क्योंकि मैंने पैसे बैंक में जमा करवा रखे थे, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया। तो जब भी कोई ऐसे पैसे हों, जब भी कोई ऐसे पैसे हों जो आपको बार बार ना मिलते हो, जो आपको आपके बिजनेस से ना मिलते हो, जो आपके प्रोफेशन से ना मिलते हो, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट और अगर ये बंदा साल में एक बार कभी शो ही ना करे लेकिन बैंक देखो पता क्या हुआ, लोकेश कह रहा है शो ना करे। क्योंकि इसमें अब प्रोफेशनल थोड़ी है ये। नहीं देखो ये क्या होता है अगर शो ना करे। बिजनेस बेच रहा है उसको शो ही ना करे। सुन तो लो, मैं मान गया कि बिजनेस शो नहीं कर रहा, लेकिन ना बिजनेस में क्या करना पड़ता है, बिजनेस में आप जितना भी पैसा कमाते हो ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ना, +1 में सीखा था ना, तो उसमें तो आप सारे इनकम्स दिखाते हो कि कोई मुझे बैड डेट्स रिकवर हो गया, कोई मुझे सेल ऑफ गुड्स हो गया, कोई मुझे रेंट रिसीव हो गया, वहां पे तो मैं सारा लिखता हूं ना ताकि मैं बिजनेस का प्रॉफिट पता कर सकूं। तो इस वजह से मेरे को सारा लिखना पड़ा और ये 40,000 शो हो गया, क्योंकि जब बायर ने मुझसे मांगा था कि मुझे प्रॉफिट दिखाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैंने ये दिखाया। तो उसमें से 40,000 क्या थे? बैंक के। मेरे को कोई और एग्जाम्पल बताना, और एबनॉर्मल इनकम कौन सी हो सकती है जो बिजनेस की ना हो? कमीशन हो गई 2, रेंट हो गया 3, क्योंकि मेरा काम रेंट का थोड़ी था, वो तो मेरे पास जगह खाली थी, मैंने किसी को किराए पे दे दी। बिजनेस के लिए इनकम तो हो गई, टैक्स तो लगता रहेगा उसके ऊपर, लेकिन देखा जाए क्या वो मेरे बिजनेस की इनकम है? रेंट हर महीने मिलता है और आगे जो तो पर्सन होएगा उसे भी मिलेगा। तो मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है। अगर ये रेंट प्रॉपर्टी डीलर देता है ना, अगर ये रेंट प्रॉपर्टी डीलर अपनी बिल्डिंग को देता है तो उसके लिए तो बिजनेस इनकम है। मेरे पास तो एक जगह खाली थी यार, मैंने कहा चलो जब तक मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ती मैंने रेंट पे चढ़ा दिया। पैसा मिल रहा है ये मतलब नहीं है कि पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन वो मेरी बिजनेस इनकम नहीं है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल इनकम। अब जो गुडविल कैलकुलेट करी जाती है, आप उसका बिजनेस खरीद रहे हो या आप उसके एबनॉर्मल चीजें भी खरीद रहे हो? सिर्फ उसका बिजनेस खरीद रहे हो ना, बिजनेस का मतलब होता है नॉर्मल, तो आप हमेशा सिर्फ नॉर्मल इफेक्ट लोगे, एबनॉर्मल इफेक्ट जो भी होगा उसको आपने हटा देना है। हाँ हाँ, तो 40,000 में से मेरे को बताओ एबनॉर्मल जो इनकम है ऑलरेडी जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई? मतलब ऐड हुई पड़ी है ना। तो अब इसको नॉर्मल पे लाने के लिए, कि अगर मैं ये सोचता कि सिर्फ दुकान से बता भाई दुकान से कितना प्रॉफिट लॉस होता है, तो दुकान से कितना प्रॉफिट लॉस होता है, तो मैं माइनस कर दूंगा एबनॉर्मल गेन, तो बाकी बच जाएगा 30,000। किसी को ये पॉइंट समझ में आ गया या किसी को ना? 40,000 लिखा ही क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा ना मैंने। हाँ, पर जब हम टोटल करेंगे तो 30,000 गिनेंगे या 40,000? 30,000। 40 में से 10,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। ये 30,000 क्या है? ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। आपका जो मोटिव है ना, जो बायर है, बायर कहता है यार सोच के देखो यार, यहाँ पे 40 का 40,000 का प्रॉफिट वो होता कि उसको दुकान के बाहर कहीं से कैश मिल गया, वो नहीं होता पैसे लब्बे जी, मेरे को सानू पैसे लब्बे, असि जा रहे थे कि सानू मार्केट पैसे लग गए, हमने वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिए, तो 40,000 ही वही है। और भाई बिजनेस का दिखा, भाई बिजनेस नहीं हमारा चलता, ये 40,000 का प्रॉफिट है तो मेरे को मिल गए। तो मतलब बिजनेस की डीलिंग हो रही है तो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये होती है बायर की और सेलर की इंटेंशन। अब आप कह रहे हो कि ये दिया क्यों है 40,000? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें सारा कुछ आता है, तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड कर दिया है, नॉर्मल एबनॉर्मल। हाँ नहीं, नॉर्मल वाली इनकम हमने अब कैलकुलेट करनी है जब बिजनेस की सेल परचेज हो रही होती है। ऐसे ही अब सेकंड ईयर में देखो क्या हुआ, सेकंड ईयर में ना क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। अर्थक्वेक आने से क्या हुआ था, 25,000 का बिजनेस को घाटा हो गया था। घाटा होने के बावजूद भी उसका प्रॉफिट है 60,000। आपको मैं दे रहा हूं केस, अगर अर्थक्वेक ना आया होता तो बिजनेस का कितना प्रॉफिट होता? 85। देखो सेकंड ईयर की फिर से मैं कहानी बताता हूँ। सेकंड ईयर में क्या हुआ, भूकंप आया, भूकंप आने से 25,000 का लॉस हुआ।
25,000 का लॉस होने के बाद बिजनेस में जो प्रॉफिट बच गया वो था 60,000, अगर भूकंप ना आया होता तो 85,000 होता ना, तो ये 80,000 का लॉस ना होता। तो इसलिए आपने क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना है। सर लॉस ऐड क्यों होते हैं, क्योंकि ओरिजिनली माइनस हो चुका है, ये एबनॉर्मल था ना, अर्थक्वेक थोड़ी ना हर महीने हर साल आ जाता है, तो आपने उसके इफेक्ट को हटाना है। क्रक्स की एक लाइन है, जो भी एबनॉर्मल इफेक्ट जुड़े होंगे उसको हटा के आपने नॉर्मल इफेक्ट पे लेके आना है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस की डीलिंग वही होती है कि जो दुकान से खरीद बेच करके आए हो ना प्रॉफिट, वो बताओ, उसको मैं नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल के पैसे दूंगा, नॉर्मल एबनॉर्मल के नहीं। चीज समझ में आ गई? तो अब मेरे को बताओ अब कितना प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर में कुछ नहीं हुआ तो 1,10,000 ही ले लो। अब देखो जी, अब मेरे को एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ कितना हुआ। 30 और 10 40, 4 भाई 2,25,000, 2,25 हुआ ना ये। 2,25 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 7 21 3 5 15, 75,000। बाकी नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो हो गया आपके पास एवरेज प्रॉफिट ना, नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। चलो जी, की पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट नंबर 1, पर्पस, हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है, रिमूव द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स फ्रॉम प्रॉफिट। if there is abnormal gain included, if there is abnormal gain included in profit, then इसकी ट्रीटमेंट बता सकते हो क्या होगा? अब हटाना है कि अब हमने जोड़ना है? पहले जुड़ा हुआ है, अब आपको क्या करना है, हटा देना है। देन डिडक्ट या माइनस दिस एबनॉर्मल गेन because it was originally added in profits। हाँ तभी तो ओब्लिक का साइन डाला है ना। हाँ जी, थल्ले लिखता दिता है ना, दिया बिकॉज इट वॉज ओरिजिनली एडिड, क्योंकि ओरिजिनली क्या था, एडिड था। वो एबनॉर्मल लॉस है, वो भी करवाऊंगा। ये तो भी एबनॉर्मल गेन की ट्रीटमेंट बताई है ना। यहाँ पे देखो एबनॉर्मल गेन था ना पहले वाले साल में, दूसरे वाले साल में तो एबनॉर्मल लॉस था, तो लॉस को आपने ऐड कर देना है, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना है। थर्ड, if abnormal loss, that is अर्थक्वेक के स्पेलिंग देखना यही होते हैं, ठीक है। इफ देयर इज लॉस, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर एटसेट्रा। ओए होए होए, आ भारी भारी शब्द। if there is abnormal loss, that is earthquake diseases, then that will be added in the profits, because originally in past it was deducted from profit। crux
क्रक्स क्या है? रिमूव द इफेक्ट ऑफ, कोई बताएगा क्रक्स क्या है? आइटम्स, आइटम्स में इनकम भी आ सकता है, एक्सपेंस भी, तो मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट करवा दी। रिमूव द इफेक्ट ऑफ ओरिजिनली इन पास्ट इट वाज डिडक्टेड, रिमूव द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। एक बार फिर से अगर मैं क्रक्स पूछूं, एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐड या लेस? एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा, मतलब आपने उल्टा सोचना है क्योंकि पहले माइनस हो चुका है, अब ऐड कर दोगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दोगे। बाकी करेंगे कल आपका है टेस्ट।